हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग सेंटर के आज के इस सेशन में। अभी तक हमें जो सूचना मिली है कि पटवारी का जो पेपर होगा वो 12 को ही होगा, ठीक है, 12 फरवरी को। और फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर है वो अप्रैल माह में होगा, यानी कि 9 अप्रैल को उसकी डेट दी अभी आयोग वालों ने। दूसरी चीज़, पीसीएस का जो एग्ज़ाम होगा, पीसीएस मेंस मुख्य परीक्षा, तो वो फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में उसकी डेट दी है, ठीक है। अभी तक यही आयोग के द्वारा सूचना मिली है, बाकी देखते हैं आगे क्या सूचना आती है, ठीक। दूसरी चीज़ की पेपर तो चलो इन्होंने पीछे कर लिया, ठीक है, डेट भी दे दी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि भाई चलो ठीक है, आपने डेट दे दी, अच्छी बात है, लेकिन पेपर देने का मन तभी करेगा जब कोई दोबारे पेपर आउट ना हो, ठीक है। नहीं तो ऐसे आप डेट देते रहो, हम पेपर देते रहें, बच्चे पेपर देते रहें, आउट होते रहे पेपर। इससे अच्छा ये है भले ही पेपर थोड़ा लेट हो जाए, ठीक है, भले ही पेपर थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन अगर कोई इसके खिलाफ सख्त कानून आता है, अगर सरकार एक कानून लाती है, जो भी नकल रोधी कानून होगा, ठीक है, जो भी ये पेपर आउट कराएगा उनके खिलाफ कानून लाता है, ये सख्त कानून अगर लाती है तो जाके हमें भरोसा होगा आयोग पर। नहीं तो पेपर क्या है, 12 तारीख को पेपर देने जाएंगे, मन ही नहीं करेगा पेपर देने का, भाई पेपर दें, आगे क्या भरोसा पेपर आउट है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी दिक्कत आती है। तो मेरा तो सिर्फ ये कहना है, और कल बेरोजगार संघ की मीटिंग भी हुई थी, वहाँ पर ये निर्णय लिया गया बेरोजगार संघ के द्वारा कि भाई छात्र तभी पेपर देंगे जब 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 तक कोई कानून नहीं आया, जब तक कानून नहीं लाया गया है इसके खिलाफ, तभी छात्र पेपर देंगे। और ये सही भी बात है, ठीक है, नहीं तो पेपर देने का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी सूचना ये मिली है कि बेरोजगार संघ के हाथ में या उनके पास कुछ साक्ष्य मिले हैं पुलिस भर्ती से रिलेटिव, यानी कि पुलिस में भी कह रहे हैं लोग कि पुलिस में भी क्या है, आपका पेपर आउट हो रखा है, ठीक है। जो भी सूचना होगी चलो वो मिल जाएगी। अगर ये बात सच है तो इससे अच्छा ये कि पुलिस की भी जांच करो भाई, है ना। अभी तक मेरिट बता रहे हैं कि एक 50 एक 60 के बीच में रहेगी अगर पेपर आउट नहीं हुआ है। अगर पेपर आउट हुआ है तब तो मेरिट 170 या 175 से कम नहीं रहने वाली। इससे अच्छा ये है कि इससे अच्छा पेपर कैंसिल करो, दोबारा पेपर कराओ, या पहले इसकी जांच करो। हाँ, सच में अगर साक्ष्य है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के पास, है ना, तो वो साक्ष्य आयोग को दिखाओ, एसटीएफ को दिखाओ। अगर ये सच है तो इससे अच्छा ये है कि पेपर आउट करो, पेपर कैंसिल करो और दोबारा पेपर कराओ। और आयोग को डेट देनी पड़ेगी। आयोग तो रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा है, जल्दी की जल्दी कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, ठीक है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पुलिस का पेपर ज़रूर आउट हुआ है, तभी इतने जल्दी रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं 1 महीने के अंदर, और सेंटर भी जारी कर दिए। जो भी चीज़ें हैं चलो वो तो हमें पता चल जाएगी, लेकिन साथ साथ में हमें तैयारी भी जारी रखनी है, ठीक है, क्योंकि हम तैयारी नहीं छोड़ सकते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा आगे, ठीक है। अभी आपका फरवरी में पटवारी का पेपर होता है तो अच्छी बात है। उसके बाद मार्च में आपका कनिसाई का पेपर है, उसके बाद अप्रैल में आपका इसका पेपर है, फॉरेस्ट गार्ड का तो पेपर है, लगातार है। तो हम अपनी तैयारी भी जारी रखते हैं। आज से मैं आपको कंप्यूटर की कुछ क्लासें पढ़ाऊंगा, आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखते हैं कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें आती है। जो भी चीज़ें कंप्यूटर में आती है एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज कंप्यूटर का पहला लेक्चर है, तो पहले लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर की कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले समझना कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर क्या है। आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर क्या है भाई, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गणितीय और तार्किक, गणितीय का मतलब होता है मैथमेटिकल और तार्किक का मतलब होता है लॉजिकल। तो जो मैथमेटिकल और लॉजिकल गणनाएं करता है वही आपका कंप्यूटर कहलाता है। अब मैथमेटिकल यानी कि गणितीय क्या होता है, जैसे प्लस माइनस, ठीक है, इक्वल देन, ठीक, ये सारी चीज़ें। और तार्किक गणनाएं होती है आपकी,
तार्किक गणना होती है आपकी लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाली गणनाएं जो आपकी होती है तार्किक गणनाएं होती है। ठीक। दूसरी चीज़ कंप्यूटर के बारे में, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर की विशेषता आनी चाहिए। ठीक है, आज हम कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता होती है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे समझना कंप्यूटर की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझना कि कंप्यूटर की जो पहली विशेषता होती है वो होती है गति। गति यानी कि स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से कार्य करता है। ठीक है, दूसरी जो कंप्यूटर की विशेषता होती है वो होती है आपकी मेमोरी, स्मृति या फिर आप कह सकते हैं मेमोरी। कंप्यूटर में आप अपने अनुसार डाटा संग्रहण कर सकते हैं। डाटा और सूचनाएं आप कंप्यूटर में अपने क्षमता के अनुसार संग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो मेमोरी होती है दूसरी, स्मृति होती है दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता होती है बहुरूपी। बहुरूपी बहुरूपी का मतलब होता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल यानी कि कंप्यूटर बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकता है। आप कंप्यूटर में टाइपिंग के साथ साथ आप कंप्यूटर में गाने भी सुन सकते हो, आप वीडियो भी देख सकते हो। तो ये आपकी तीसरी विशेषता होती है बहुरूपी। चौथी विशेषता होती है कंप्यूटर की निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता। तो यहाँ पे समझना जो कंप्यूटर की चौथी विशेषता है निर्णय लेने की क्षमता। कंप्यूटर एक साथ 1 सेकंड में बहुत सारे निर्णय ले सकता है। ठीक है, यानी कि अगर वरीयता क्रम बनाना है कंप्यूटर में, मान लीजिए लाखों छात्र बैठे हैं पेपर देने, ठीक है, और लाखों छात्र पेपर देने बैठे हैं तो उनका क्या करना है, वरीयता क्रम बनाना है। वरीयता क्रम का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा दिखाना है उसमें। ठीक है, अगर ये काम मानव के पास दिया जाता है तो मानव को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर कंप्यूटर 1 सेकंड में पूरा वरीयता क्रम निर्धारित करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं निर्णय लेने की क्षमता। और पांचवी जो विशेषता है कंप्यूटर की, पांचवी विशेषता आपकी कंप्यूटर की है शुद्धता। शुद्धता का मतलब होता है कि कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से कार्य तो करता है लेकिन साथ में शुद्ध रूप में कार्य करता है। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे जो तेज़ गति से कार्य करते हैं लेकिन शुद्ध रूप में कार्य नहीं करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो तेज़ गति से कार्य तो करता ही करता है साथ में और शुद्ध रूप में भी कार्य करता है। तो ये आपकी 5 विशेषता होती है कंप्यूटर में। ठीक है, ऐसी नहीं कि यही विशेषता, और भी इससे ज़्यादा विशेषता है। ठीक, दूसरी चीज़ कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले व्यक्ति है चार्ल्स बेबेज। इसे कंप्यूटर का पितामह भी कहते हैं जिसने कंप्यूटर का आविष्कार किया। ठीक है, और आधुनिक कंप्यूटर की खोज अगर मैं बताऊं, आधुनिक का मतलब वर्तमान में जो कंप्यूटर यूज हो रहा है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। और सबसे ज़्यादा कंप्यूटरों वाला देश अगर मैं बोलूं, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कौन सा देश है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटरों वाला देश, तो आपका है अमेरिका, USA। और भारत का स्थान आता है कंप्यूटरों में 19वां स्थान भारत का है। ठीक है, भारत कंप्यूटरों में 19वें स्थान पर आता है। ठीक, बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं हम आज। ठीक है, एक चीज़ पूछते हैं एग्जाम में, WWW का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, तो इसका आविष्कार हुआ था 1990 में। ठीक, किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली। ये व्यक्ति है जिसने इस WWW का आविष्कार किया था। ठीक, दूसरा इसका पूरा नाम भी पूछते हैं एग्जाम में, तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें समझी हमने कंप्यूटर के बारे में। इसके बाद देखना जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर में, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, समझ लेना। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर की भाषाएं जो होती है, कंप्यूटर की जो भाषाएं होती है, कंप्यूटर की भाषाएं होती है 3 प्रकार की भाषाएं होती है कंप्यूटरों में। ठीक है, पहली भाषा अगर मैं बताऊं आपको तो पहली भाषा है आपकी उच्च स्तरीय भाषा। उच्च
स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरी भाषा होती है कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। और तीसरी जो भाषा होती है कंप्यूटर की वो होती है आपकी असेंबली भाषा, असेंबली भाषा। ठीक है, तो ये 3 भाषाएं होती है कंप्यूटर की। अब यहाँ पे ध्यान देना, कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर एक उपकरण है और कंप्यूटर सिर्फ कौन सी भाषा समझता है? निम्न स्तरीय भाषा समझता है। यानी कि कंप्यूटर एक मशीनी भाषा को समझता है। इस निम्न स्तरीय भाषा को क्या भी बोलते हैं? मशीनी भाषा भी बोलते हैं। इस निम्न स्तरीय भाषा को 0 और 1 की भाषा भी बोलते हैं, 0 और 1 की भाषा भी बोलते हैं। इसी को यांत्रिक भाषा भी बोलते हैं, यांत्रिक भाषा भी बोलते हैं। और इसी निम्न स्तरीय भाषा को ऑन और ऑफ की भाषा भी बोलते हैं, ऑन और ऑफ की भाषा भी बोलते हैं। ये निम्न स्तरीय भाषा के अन्य नाम हैं। ठीक है, यहाँ पे समझना, निम्न स्तरीय जो भाषा है उसको मशीनी भाषा भी बोलते हैं। और हमारा कंप्यूटर सिर्फ कौन सी भाषा समझता है? लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीनी भाषा को समझता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और आप कुछ भी कंप्यूटर में अगर टाइप करते हो तो वो जब कंप्यूटर में जाता है तो वो बाइनरी संख्या में प्रदर्शित होता है। कंप्यूटर में बाइनरी संख्या का मतलब होता है 0 और 1 के रूप में वो कंप्यूटर में प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो जब हमारा कंप्यूटर निम्न स्तरीय भाषा यानी कि मशीनी भाषा को समझता है तो फिर ये वाली भाषा क्यों बनाई? यहाँ पे समझना, उच्च स्तरीय भाषा और असेंबली भाषा आसान भाषा होती है, जबकि निम्न स्तरीय भाषा यानी कि मशीनी भाषा टफ भाषा होती है। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर इस भाषा को समझता है, तो उच्च स्तरीय भाषा और असेंबली भाषा को हमें बदलना पड़ता है मशीनी भाषा में। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा भाषा अनुवादक निम्न स्तरीय भाषा को या फिर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। भाई देखो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा कंप्यूटर सिर्फ निम्न स्तरीय भाषा यानी कि मशीनी भाषा को समझता है, तो फिर जो ये दोनों भाषा है, इन दोनों भाषाओं को हमें मशीनी भाषा में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा भाषा अनुवादक है जो इन भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? तो यहाँ पे समझना, अगर असेंबली भाषा को हमें मशीनी भाषा में बदलना है, यानी कि असेंबली भाषा को अगर हमने निम्न स्तरीय भाषा में बदलना है तो इसके लिए एक भाषा अनुवादक है, उसे बोलते हैं असेंबली। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में निम्न स्तरीय भाषा में बदलने के लिए कौन सा अनुवादक काम आता है? असेंबली के द्वारा हम इस भाषा को इस भाषा में बदलते हैं। और एक दूसरा पॉइंट याद रखना कि अगर हमें उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में यानी कि मशीनी भाषा में बदलना है तो हमारे पास भाषा अनुवादक 2 है। एक है आपका कंपाइलर और एक है आपका इंटरप्रेटर। तो ये दोनों आपका उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है या फिर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। क्यों बदलना पड़ता है हमें? क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा यानी कि निम्न स्तरीय भाषा को बदलता है। यहाँ से ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है? ये भाषा अनुवादक है जो कि उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है, और असेंबली के माध्यम से हम असेंबली भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलते हैं। आगे देखना कि अगर हम आगे अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे, यहाँ पे समझना कि कुछ मैं आपको उच्च स्तरीय भाषा बताता हूँ। कौन कौन सी उच्च स्तरीय भाषा होती है? जैसे आपका होती है एक फोर्ट्रॉन, ये आपकी उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, लोगो हो गई, लोगो हो गई, ये भी आपकी उच्च स्तरीय भाषा है। फोर्ट्रॉन हो गई आपकी, फोर्ट्रॉन उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, प्रोलोग हो गई, प्रोलोग उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक, प्रोलोग उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, आपकी फोर्थ हो गई, फोर्थ भी उच्च स्तरीय भाषा है। बेसिक आपकी उच्च स्तरीय भाषा है, बेसिक। ठीक है,
और C++ भी आपकी उच्च स्तरीय भाषा है। तो अगर इनमें से अगर आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है, तो ये सारी की सारी उच्च स्तरीय भाषा है। और इन उच्च स्तरीय भाषा को हमें मशीनी भाषा यानी कि निम्न स्तरीय भाषा में बदलना पड़ता है। किसके माध्यम से? कंपाइलर और इंटरप्रेटर के माध्यम से। और दूसरा असेंबली के माध्यम से हम असेंबली भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलते हैं। ठीक, चलो आगे देखो कि अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के मुख्य भागों की। कंप्यूटर के मुख्य भागों की हम बात करेंगे यहाँ पर। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम देखें तो कंप्यूटर के मुख्य 4 भाग होते हैं। ठीक है, वैसे नहीं कि 4 के अलावा कोई भाग नहीं होते, और भी होते हैं, लेकिन अगर मुख्य भागों की बात करूं तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 प्रकार के मुख्य भाग होते हैं। तो यहाँ पे समझना कौन कौन से कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। एक होता है आपका इनपुट, ठीक है, इनपुट। एक होता है आपका सीपीयू। एक होता है आपका आउटपुट, और एक होता है आपका मेमोरी। तो कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? 4 भाग। ठीक, आउटपुट, इनपुट, मेमोरी और सीपीयू। यहाँ पे ध्यान देना, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होती है। यहाँ से एग्जाम में हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है, और सीपीयू क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे समझना, इनपुट हमेशा कंप्यूटर में जाएगा। तीर का निशान ध्यान देना, इनपुट हमेशा कंप्यूटर में यानी कि सीपीयू में जाता है। जो भी परिणाम मनुष्य द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे बोलते हैं इनपुट। अगर ये आपको इसकी भाषा समझ आ गई तो आपके सामने कुछ भी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस रख दी तो आप आसानी से बता दोगे कि ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो मनुष्यों के द्वारा जो भी परिणाम कंप्यूटर को दिया जाता है उसे बोलते हैं इनपुट। और जो कंप्यूटर के द्वारा हमें परिणाम मिलता है उसे बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, और मेमोरी आपकी कंप्यूटर में आप डाल भी सकते हो और मेमोरी आप कंप्यूटर से निकाल भी सकते हो। ठीक है, जितनी आपकी क्षमता होगी या जितनी कंप्यूटर की क्षमता होगी उस प्रकार से आप उसमें मेमोरी स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये 4 भाग है कंप्यूटर के। चौथा भाग सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का काम क्या होता है, कितने प्रकार के सीपीयू होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट की। ठीक है, इनपुट होता क्या है और कौन कौन से इनपुट डिवाइस है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है और कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इनपुट की हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, इनपुट को समझना है। यहाँ पर इनपुट क्या होता है भाई, अभी मैंने आपको बताया इनपुट क्या होता है कि मनुष्यों के द्वारा मानव के द्वारा जो भी परिणाम कंप्यूटर को दिया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इनपुट या इनपुट डिवाइस। ठीक, चलो यहाँ पे समझना कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है। एक होता है आपका कीबोर्ड क्या होता है आपका, इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस। एक होता है आपका माउस, ठीक है, एक होता है आपका माउस के बाद स्कैनर। ठीक है, स्कैनर ये आपका क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और दूसरा आपका एक चौथा होता है जिसे बोलते हैं आप माइक। ठीक है, थोड़ा समझ लेना इनके बारे में। अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं, आप कीबोर्ड से क्या करते हैं, कीबोर्ड का काम क्या होता है भाई, कीबोर्ड का काम होता है टाइप करना। ठीक है, जब भी आप लेखन कार्य करते हैं तो लेखन कार्य आप टाइप करोगे किसी में तो वो कंप्यूटर में जाएगा, यानी कि जा रहा है, परिणाम जा रहा है, तो क्या है, इनपुट है। ठीक है, तो कीबोर्ड यहाँ पे समझना पहले कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड जो है आपका एक उपकरण है, इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड का काम क्या होता है, लेखन कार्य में आप इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में कुल 12 फंक्शन की होती है।
कितनी फंक्शन की होती है? 12 फंक्शन की होती है। ठीक है, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। टोटल की तो अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड आते हैं, किसी में 101 होती है, किसी में 104, किसी में 106, किसी में 100, अलग अलग प्रकार की टोटल की होती है कीबोर्ड में। मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ। कितनी होती है? 12। F1 से लेकर F2 तक, F12 तक कुल 12 कीबोर्ड फंक्शन की होती है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? पहला तो बेसिक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा इनपुट है, कौन सा नहीं है। दूसरा बेसिक क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछते हैं कि कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है? 12, F1 से लेकर F12 तक। तो इन फंक्शन की का कुछ ना कुछ कार्य होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा कार्य होता है इनका? अगर आप F1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, देखो कौन कौन सा कार्य होता है यहाँ पर। जैसे F1 के लिए आप किसका यूज करते हो? हेल्प के लिए। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप F1 का प्रयोग करते हैं। F2 यानी कि रीनेम के लिए। अगर आपको फाइल में रीनेम करना है, चेंज करना है, रीनेम करना है तो किसका प्रयोग करोगे आप? F2 का प्रयोग करोगे। F3 जो फंक्शन की है उसे सर्च के लिए, अगर आपको सर्च करना है तो F3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर आपको रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश, तो F5 के लिए रिफ्रेश का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपको फुल स्क्रीन चाहिए तो फुल स्क्रीन के लिए आपको किसका प्रयोग करते हैं? स्क्रीन। ठीक है, फुल स्क्रीन के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? F11 का प्रयोग करोगे। मैंने आपको 12 की 12 फंक्शन की नहीं बताई है, मैंने आपको मुख्य फंक्शन की बताई है जिनका सबसे ज़्यादा काम या जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि F5 फंक्शन की F5 का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं? रिफ्रेश के लिए। F3 का सर्च के लिए, F2 का रीनेम के लिए, F1 का हेल्प के लिए प्रयोग करते हैं, और फुल स्क्रीन अगर आपको चाहिए F11 का प्रयोग करते हैं। तो ये कीबोर्ड होती है। ठीक है, कीबोर्ड में फंक्शन की होती है। अगर मैं टोटल की बात करूं, जितनी भी टोटल की है कीबोर्ड में, उसमें सबसे बड़ी की कौन सी होती है? कीबोर्ड की सबसे बड़ी की क्या कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी स्पेस बार। जिससे आप स्पेस देते हो, स्पेस बार की, वो सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड में। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार। ठीक, दूसरा यहाँ पे समझना माउस के बारे में। ठीक है, माउस सबने देखा है। तो माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, और माउस जो है, माउस का काम क्या होता है भाई? माउस का काम होता है कि किसी को सेलेक्ट करके उसमें क्या करते हैं आप लोग? विकल्पों का चयन करना। माउस का काम क्या होता है कि अगर आप किसी को सेलेक्ट करते हैं और उसमें विकल्पों का चयन करते हैं तो वही आपका माउस का कार्य होता है। ठीक है, माउस का दूसरा नाम क्या होता है? माउस का दूसरा नाम है पॉइंटिंग डिवाइस। इसका दूसरा नाम है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब कि माउस को आप माउस के द्वारा आप पॉइंट करके किसी को विकल्प चयन करते हैं, ये माउस का कार्य होता है। ठीक है, वर्तमान में जिस माउस का प्रयोग आप कर रहे हैं उस माउस को बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। वर्तमान में जिस माउस का आप प्रयोग कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। ठीक है, अब यहाँ पे समझना माउस जो है उसमें कितने बटन होते हैं। ठीक है, माउस में कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। ठीक है, माउस में कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। तो आपने देखा होगा माउस, ठीक है, इस टाइप का माउस होता है। तो एक होता है लेफ्ट राइट बटन होता है, और एक बीच में होता है। ठीक है, बीच लेफ्ट और राइट बटन जो है इसका काम तो सबको पता है भाई। ठीक है, लेकिन जो बीच वाला बटन होता है इसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन। इसका काम क्या होता है? इस बटन को बोलते हैं स्क्रॉल। ठीक है, माउस में कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। ठीक, एक होता है लेफ्ट राइट और स्क्रॉल। तीसरा बटन कौन सा होता है? स्क्रॉल होता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना, जो तीसरा बटन है स्क्रॉल वाला बटन, उसका कार्य क्या होता है? ठीक, मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, और आपने कंप्यूटर में देखा होगा इस टाइप से कि जो स्क्रॉल बटन है उसका काम होता है स्क्रॉलिंग करना। स्क्रॉल बटन का काम क्या होता है? स्क्रॉलिंग करना।
अब कंप्यूटर में आपने देखा होगा स्क्रॉलिंग कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है स्क्रॉलिंग। एक स्क्रॉलिंग होती है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर स्क्रॉलिंग, और एक स्क्रॉलिंग होती है आपकी दाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं स्क्रॉलिंग और ऊपर से नीचे स्क्रॉलिंग ये आपके कंप्यूटर में होती है, और ये स्क्रॉलिंग कौन करता है, स्क्रॉल बटन। अब यहाँ पे समझना, जो माउस में स्क्रॉल बटन होता है वो कौन सी स्क्रॉलिंग करता है। अब देखो यहाँ पर दाएं से बाएं जो स्क्रॉलिंग होती है उसे बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग। हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग कौन सी होती है, दाएं से बाएं स्क्रॉलिंग, उसे बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग। और जो ऊपर से नीचे स्क्रॉलिंग होती है, ऊपर से नीचे स्क्रॉलिंग जो होती है उसे बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉलिंग। उसे क्या बोलती है, वर्टिकल स्क्रॉलिंग। अब यहाँ से एक बात समझना, जो माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है वो कौन सी स्क्रॉलिंग करता है, वो करता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर स्क्रॉलिंग। ठीक है, और उसे बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉलिंग। तो माउस का बटन, स्क्रॉल बटन कौन सा स्क्रॉलिंग करता है, वर्टिकल स्क्रॉलिंग, ना कि ये वाले स्क्रॉलिंग। ठीक, तो ये था आपका माउस का कार्य। ठीक है, माउस में कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। ठीक, चौथा यहाँ पे समझना, तीसरा जो इनपुट डिवाइस है वो है आपका स्कैनर। ठीक है, अब स्कैनर को यहाँ पे समझना कि स्कैनर सबने देखा होगा, स्कैन करके कंप्यूटर में जो भी आप डालते हो स्कैन करके। ठीक है, तो स्कैनर आपने देखा होगा किस टाइप से होता है भाई स्कैनर। ठीक, इस टाइप से होता है स्कैनर। ठीक है, इस टाइप से होता है स्कैनर। यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ रखते हो और वो स्कैन करके कंप्यूटर में जाता है। ठीक, कोई भी इमेज रख दी, डॉक्यूमेंट रख दी, ठीक है, कोई चित्र रख दिया, तो उसे स्कैनर क्या करता है, बीच में रखकर उसे स्कैन करके डॉक्यूमेंट को हूबहू प्रतिलिपि कंप्यूटर में जाती है उसी प्रकार। ठीक है, तो स्कैनर क्या है, स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर के कई प्रकार के स्कैनर आजकल प्रयोग किए जा रहे हैं कई प्रकार के स्कैनर। ठीक है, तो बहुत सारे स्कैनर उपकरण आजकल प्रयोग में किए जा रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कौन कौन से स्कैनर आजकल प्रयोग में किए जा रहे हैं। जैसे पहला है VCR। ठीक है, VCR ये भी स्कैनर है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, MICR, OMR और QR कोड। तो ये क्या है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है और ये सारे के सारे स्कैनर हैं। स्कैनर क्या है, एक तो स्कैनर आपका इस टाइप से होता है कि आप कुछ भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी चित्र, कुछ भी प्रतिलिपि इसमें रखकर हूबहू उसी प्रकार से कंप्यूटर में जाती है जो आप रखते हो प्रतिलिपि। दूसरा, कई प्रकार के स्कैनर आजकल वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं जिसके नाम मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, VCR होता क्या है, सबसे पहले तो इनका पूरा नाम भी आपको आना चाहिए। कभी कभी नाम एग्जाम में पूछते हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछते हैं। VCR समझना, इसका पूरा नाम है बार कोड रीडर, इसका पूरा नाम है। ठीक है, बार कोड रीडर। आपने देखा होगा जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं या फिर आधार कार्ड देखा होगा आपने, या वस्तु जब कुछ भी चीज़ आप खरीद लो तो उसमें काली धारी टाइप की इस प्रकार से होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा होगा, काली धारी होती है। आधार कार्ड देखा होगा आपने। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा कुछ भी आप चीज़ खरीदो, मैगी ले गो, मैगी में भी आपने मैगी का जो पैकेट होता है उसमें भी होता है, हर वस्तु में होता है। तो इसको कोई भी इंसान मतलब नहीं पढ़ सकता है आसानी से। तो इसको पढ़ने के लिए इसके अंदर क्या है लिखा हुआ है ऐसे, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, VCR का। ठीक, दूसरा है MICR, इसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका पूरा नाम है। ठीक है, अब MICR का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आपने बैंक देखा होगा, आपने बैंक में चेकबुक होती है। ठीक है, बैंक के चेकबुक में कुछ नंबर लिखे होते हैं और वो नंबर कुछ अलग टाइप के होते हैं जिसे हम आसानी से नहीं समझ सकते हैं। तो उस नंबरों को पढ़ने के लिए हमें किसका प्रयोग चाहिए, किसका प्रयोग करते हैं हम, MICR का। बैंक के चेक बुक में जो नंबर लिखे होते हैं उन नंबरों को पढ़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, MICR का।
ठीक है। तीसरा तो सबको पता है OMR, आजकल आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप जब भी पेपर देते हो तो उसमें आपको OMR सीट मिलती है। तो OMR का सबसे पहले आपको पूरा नाम आना चाहिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो जो OMR सीट होती है उसको पढ़ने के लिए या उसमें जो आप गोले करते हो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, OMR की, ठीक है। चौथा जो है QR कोड, इसका पूरा नाम क्या है QR कोड का, क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब आपने देखा होगा कि जो क्विक रिस्पॉन्स कोड है, ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कई बार इस टाइप से आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे आप किसी भी वस्तु में हैं, या फिर आपने देखा होगा जब भी आप किसी को पैसे भेजते हो या फिर आप देखते हो, इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ती है QR कोड के लिए, ठीक है। किसी को पैसे भेजने हैं, किसी को ट्रांसफ़र करने हैं पैसे, तो वो आप QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। यानी कि जब भी आप इसका प्रयोग, इसके लिए देखो, इसके लिए आपको QR कोड के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल ऐप की, उसके द्वारा ही आप QR कोड यानी कि इसको आप कर सकते हो। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बताया, BCR, MICR, OMR, QR कोड, ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। वैसे तो ये स्कैनर है, और ये सारे के सारे अगर आपसे पूछे कि निम्न में से ये क्या है, तो ये इनपुट डिवाइस है और स्कैनर होते हैं ये सारे के सारे, ठीक। चौथा जो है माइक जो है आपका, तो माइक तो आपको पता है भाई, जिसमें आप बोलते हैं माइक में, तो माइक से जब आप माइक में बोलते हैं तो माइक से क्या है भाई, हमें मिल नहीं रहा है, माइक से आवाज़ जा रही है। तो कहाँ पे जा रही है आवाज़, तो कंप्यूटर में जा रही है आवाज़। तो ये भी क्या है, माइक एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो जितनी भी मैंने आज आपको माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर, अगर आपसे पूछे कि इनपुट डिवाइस क्या है, तो ये सारी आपके सामने मैंने आज बता दिया। दूसरा जो मुख्य भाग है वो है आपका CPU। इसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है। CPU सबसे पहले तो इसका पूरा नाम आपको आना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है, ठीक है। अब सेंट्रल क्यों बोलते हैं इसे, सेंट्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट के मध्य में है, आपका CPU, ठीक है। CPU इनपुट और आउटपुट के मध्य में है, इसलिए इसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। दूसरा, CPU को बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग, किसको बोलते हैं, CPU को। अब आपने देखा होगा ज़्यादातर कि मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कीबोर्ड लगा है, ये कीबोर्ड है, और यहाँ पर बगल में एक बड़ा सा बॉक्स होता है, ठीक है, इस टाइप से बड़ा सा बॉक्स होता है। अब आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग इसको CPU बोलते हैं, इस बड़े बॉक्स को CPU बोलते हैं, जबकि ये CPU नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका कैबिनेट, इसी को बोलते हैं कैबिनेट, ये आपका क्या है, कैबिनेट है। CPU अगर वास्तव में बोलो तो CPU इसके अंदर एक और बॉक्स होता है इस टाइप का, इसको बोलते हैं हम मदरबोर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। और इसी मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है, और इस चिप को बोलते हैं IC चिप, ठीक है। सिम कार्ड के जैसी एक छोटी सी चिप लगी होती है इसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, उसे ही हम वास्तव में, वही आपका CPU है, ठीक है। ये CPU नहीं है, ये कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर एक बॉक्स होता है जिसे मदरबोर्ड बोलते हैं, और मदरबोर्ड के अंदर एक IC चिप लगी होती है, उसको ही आप क्या बोलते हैं, उसको ही हम CPU बोलते हैं। CPU जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, CPU में सारी गणनाएं होती है, CPU कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है, CPU में सारी गणनाएं होती है, ठीक, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगर मैं वास्तव में बताऊं आपको तो CPU जो है, CPU के 3 मुख्य भाग होते हैं। CPU के कितने मुख्य भाग होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे CPU के कितने भाग होते हैं, 3, CU,
ठीक है। एक होता है ALU और तीसरा होता है रजिस्टर। रजिस्टर CPU के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। CPU क्या है भाई? CPU कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। CPU में ही सारी गणनाएं होती है, ठीक है। अब CPU के हैं 3 भाग, इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक। और तीसरा आपका रजिस्टर है। अब यहाँ पे समझना थोड़ा, CPU क्या है? CPU का एक भाग है। जैसे CPU कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, वैसे ही CPU किसको कंट्रोल करता है? CPU को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। CPU को कौन कंट्रोल करता है? CPU करता है। जैसे कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है? CPU करता है। और कंप्यूटर में सभी गणनाएं जो होती है वो किसके माध्यम से होती है? CPU के माध्यम से होती है। जबकि CPU में जो गणनाएं होती है, CPU में गणनाएं किसके माध्यम से होती है? ALU के माध्यम से होती है। सभी गणनाएं ALU में होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसमें सभी गणनाएं होती है वास्तव में, अगर हम देखें, ठीक है। देखो, अगर क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सा किस माध्यम से गणनाएं होती है या किस में गणनाएं होती है, तो ALU और CPU दोनों में से अगर ऑप्शन एक होगा ALU होगा तो आप क्या लगाओगे? ALU, ठीक। दूसरा, वैसे तो वास्तव में गणनाएं CPU में होती है, लेकिन CPU की जो गणनाएं हैं वो ALU में होती है, जितनी भी गणनाएं होती है, ठीक। तीसरा भाग है आपका रजिस्टर। देखो, जब भी गणनाएं होती है, जब भी आप कोई सवाल हल करते हो, ठीक है, जैसे आपने सवाल हल किया कोई सा भी मैथ का, तो उसके लिए आपको रब कार्य की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वैसे ही जब भी गणनाएं आपका ALU में होती है तो ALU को रब कार्य की ज़रूरत पड़ती है, एक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, और ये रजिस्टर आपका CPU का तीसरा भाग होता है, ठीक है। वैसे अगर देखें, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर होती है, ठीक है। वैसे आपने पढ़ा है सबसे तेज़ मेमोरी कैश मेमोरी होती है, यही पढ़ा है ज़्यादातर बच्चों ने, लेकिन ऑप्शन में रजिस्टर नहीं होता है दिया हुआ, ठीक है, तभी कैश लगाते हैं। सबसे तेज़ मेमोरी रजिस्टर है, उसके बाद